हेलो एवरीवन, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय चैनल सोशल विद संदीप। गाइस, आज मैं आपके लिए थर्ड प्रीवियस ईयर का सीरीज़ कह लो या फिर थर्ड वीडियो कह लो, आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूँ। आई होप आप इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं बार बार आपको यही कहते रहूँगा कि अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो पेशेंस अगर आप में नहीं है, आप सोचेंगे कि सब कुछ एक साथ हो जाए, सब कुछ एकदम से मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और पेशेंस के साथ देखिए, सुनिए और समझिए क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, नए पैटर्न के बेस्ड पे चीज़ें करा रहा हूँ मैं, तो होपफुली कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। और इससे पहले भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। साथ ही साथ ये है कि एक दो मैंने डेमो अपने एनसीईआरटी के स्टेप बाय स्टेप के भी दिए हैं, तो आपको अगर डेमो स्टेप बाय स्टेप मतलब चैप्टर के जो हैं कि स्टेप बाय स्टेप भी चलना है तो मैं वो भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ प्रीवियस ईयर की सीरीज़ हम चलाएंगे। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो भी जो एटलीस्ट इसको देख रहे हैं, जिनको ठीक लग रही है, तो वो आप रेकमेंड करना, उस चीज़ को बताना मुझे कि दोनों चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर करा दूँ। ठीक है, वैसे टाइम कम है, अगस्त 20 को पेपर है, तो प्रीवियस ईयर ही बहुत ज़्यादा लगता है। तो खैर देखते हैं जैसा भी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लौटता मानसून। देखो, क्वेश्चन है आपके ब्लू पेन से और सारे ब्लैक पेन से सारे आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके ब्लू पेन से हैं और ब्लैक पेन से आपके आंसर्स हैं। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्वेश्चन में क्या है, लौटता मानसून डैश में भारी वर्षा कराता है। तो लौटता मानसून को इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून यानी कि जो रिट्रीटिंग होता है, लौटता हुआ मानसून है, वो कहाँ पे भारी वर्षा कराता है? तो आंसर है कोरोमंडल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कोरोमंडल में भारी वर्षा कराता है। कौन भारी वर्षा कराता है? लौटता हुआ मानसून। जब मानसून लौटता है ना वापस, तो कोरोमंडल में आपके भारी वर्षा कराती है। ठीक है, देखो, भारी वर्षा कौन कराता है, कहाँ पे कराता है? कोरो, और करो और करो और करो। ठीक है, तो देखो, ऐसे ट्रिकली याद रख सकते हो कि लौटता मानसून कहाँ पे भारी वर्षा, डैश में भारी वर्षा करता है, तो करता है और करो, करो करो कोरो और कोरो, वर्षा करो। ठीक है, तो कोरो। ठीक है, ऐसे ट्रिकली बता रहा हूँ कि कोरोमंडल, तो कोरोमंडल में और कोरो और भारी वर्षा करो, बारिश करो, कोरो। ठीक है, कोरोमंडल में भारी वर्षा करता है कौन? जो लौटता हुआ मानसून होता है। इससे जुड़ी और विशेष बातें देख लेते हैं मानसून से, कि मानसून दक्षिण भारत से पूर्व भारत को जाता है। आप क्लास 6 और 9th की भी, अगर क्लास 6 to 8 के बीच में अगर आपको नहीं लगता है, तो क्लास 9th में भी अच्छा खासा डायग्राम बना हुआ है और अलग अलग जो है मानसून के डायग्राम बने जियोग्राफी की बुक में, जो कि 9th इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9th में और थोड़ा वो कहते हैं ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया हुआ मैप में। तो उसमें बताया कि जो मानसून है वो दक्षिण भारत से पूर्वी भारत की ओर जाता है। तो लौटता मानसून यहाँ से ऐसे करके वो यहाँ ऐसे जा रहा होता है, तो इसको कहते हैं लौटता मानसून। और कहाँ से जाता है? नीचे से ऊपर, दक्षिण से पूर्व की तरफ। ठीक है, दक्षिण से पूर्व की तरफ, दक्षिण भारत से मानसून लौटते हुए पूर्व भारत की तरफ जाता है। किंतु लौटते समय यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते मानसून भारी वर्षा कराती हैं। तो आप देखो, भारी वर्षा यहाँ पे थोड़ा सा और क्या ध्यान देना है। देखो, क्वेश्चन में कहा था लौटता मानसून भारी वर्षा कहाँ कराता है ना, कि लौटता मानसून जो होता है वो भारी वर्षा कराता है। कहाँ भारी वर्षा करोगे? कोरोमंडल, करो कोरो। ठीक है, कोरो में करो भारी वर्षा। और ठीक है, तो अब ये बोला कोरोमंडल में करता, ठीक है। मानसून जो है दक्षिण भारत से, मानसून की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सॉरी, वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, मानसून की शुरुआत कहाँ हो रही है? दक्षिण भारत से, यानी कि निचले भारत से शुरू होते हुए वो पूर्वी भारत की तरफ आता है मानसून। ठीक है, सबसे पहले यानी कि दक्षिण भारत में शुरू होता है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे हमारे उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये मानसून ऐसे शुरू होता है दक्षिण भारत से आकर के फिर उत्तर भारत में आता है। ठीक है, और बोला है किंतु लौटते समय, अब ये पूर्वी भारत से वापस
साउथ की तरफ जा रहा है, लौट रहा है वापस, तो लौटते के समय कहाँ पे जाता है ये मानसून? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को वापस जब जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत से पूर्वी भारत गया है, तो पूर्वी भारत से ही वापस दक्षिण भारत, तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश, ये आसपास ऐसे साउथ स्टेट और कंट्रीज़ आप देखोगे इस साइड में, है ना। तो दक्षिण भारत की तरफ ही वापस जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्य हैं, इन राज्यों के वापस मानसून चला जाता है और वहाँ जाकर के भारी वर्षा करता है। तो कोरोमंडल में करता है, तो कोरोमंडल एक तरह से आप कहाँ देखने को पाओगे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कोरोमंडल में भारी वर्षा करता है, तो जो लौटता मानसून कोरोमंडल में भारी वर्षा करता है, तो कोरोमंडल में कौन से राज्य शामिल किए गए हैं? एक थोड़ा सा ट्रिकली बन सकता है क्वेश्चन, नहीं भी बनता है तो आपकी नॉलेज के लिए तो आप रख सकते हो ना ध्यान में, कि साउथ से शुरू होता है और वापस साउथ में लौटता है, और साउथ में भी कहाँ पे आप देखोगे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहीं पे आके भारी वर्षा करता है, जिसको हमने क्या बोल दिया? कोरोमंडल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे लिखा सर्वव्यापी संसाधन का उदाहरण क्या है? सर्वव्यापी मतलब सारे जगह जो संसाधन मिल सकता है, ठीक है। सर्वव्यापी जो सभी जगह उपलब्ध है संसाधन, ठीक है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह। तो जैसे जल आपको सभी जगह मिलता है, ठीक है। तो जल से आपको कोई नुकसान और फ़ायदे का नहीं कह रहा मैं, जल आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। जल सभी जगह मिल जाता है आपको। संसाधन प्रकार में सर्वव्यापी और स्थानिक 2 तरह के संसाधन होते हैं, ठीक है। संसाधन में कौन कौन से संसाधन होते हैं आपके? एक सर्वव्यापी संसाधन होते हैं, यानी कि यूबीक्विटस, ठीक है, यूबीक्विटस, और दूसरा स्थानिक। स्थान को तो बोलते हैं ना लोकल एरिया, लोकेलिटीज़, ठीक है। तो स्थान का तो आपको याद रह जाएगा कि लोकलाइज्ड, ठीक है। लोकेलिटीज़ ऐसे याद रख सकते हो स्थान को, कि स्थानीय, आसपास के लोकली, ठीक है। तो जो जल है वो स्थानीय रूप में भी मिलता है और और सर्वव्यापक रूप में भी आपको जल मिल जाता है। तो सर्वव्यापक को हमने इंग्लिश में बोल दिया यूबीक्विटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय के जनक के रूप में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जनक के रूप में A.O. ह्यूम को जाना जाता है। ये क्वेश्चन छोटी से छोटी क्लास के भी SST के पार्ट में है और बड़ी से बड़ी क्लास के भी उसमें है, तो ऐसा कोई ये यहाँ पे वो नहीं है कि कहाँ से उठा लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे बुक्स में हैं ऑलरेडी भी, NCERT में। तो कांग्रेस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उनके जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम को जनक के रूप में, ठीक है, इन्होंने स्थापित की, ऐसे माना जाता है, इसीलिए इनको जनक माना गया है। 1885 में स्थापित किया, किसको स्थापित किया 1885 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में स्थापित की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, ध्यान रखना है। और किसने स्थापित की 1885 में? 1885 में A.O. ह्यूम ने, यू और म, ठीक है, ह्यूम ने स्थापित की। कब की? 1885 में। किसकी स्थापना हुई 1885 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे लिखा है पहला सम्मेलन या पहली बैठक बम्बई में ही हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन ये क्या बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मीटिंग या पहली बैठक सबसे पहले कहाँ हुई? मुंबई में, ठीक है। और किसने स्थापित की कांग्रेस? राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने स्थापित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने स्थापित किया? ह्यूम ने, A.O. ह्यूम, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया। कब किया? 1885 में, ठीक है। सर्वव्यापी संसाधन का मतलब जो सभी जगह उपलब्ध हो। पानी सबसे बेटर एक एग्जांपल यही है। जल, खाना शायद नसीब हर जगह नहीं मिलता है, कभी हम राह चलते रहते हैं, इवन कभी कभी पानी दिखता भी नहीं है, लेकिन एक होता है कि कहीं घर दिख जाए, कहीं कुछ होता है, तो पानी आपको मिल ही जाता है। खाना भले सामने वाला ना दे, ना पूछे, लेकिन
आपको जल मिलता है ना, तो जल एक सर्वव्यापी का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। और संसाधन को 2 प्रकार से बांटा है, एक तो सर्वव्यापी जो सभी जगह मिल जाता है, और एक स्थानिक संसाधन। ठीक है, तो संसाधन क्या होता है, या तो आपके अपने आसपास के जो स्थान पे मिलते हैं वो संसाधन, तो उसको स्थानिक संसाधन बोलते हैं, यानी कि लोकेलिटीज़। और जो संसाधन आपको हर जगह मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूबिक्यूटस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कांग्रेस की पार्टी की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। कब करी? 1885 में करी। और इसकी पहली बैठक या पहला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, ध्यान रखना है। वेद समाज डैश विचारों से प्रेरित था। वेद समाज किन के विचारों से या किन विचारों से प्रेरित था? तो वेद वगैरह, जाहिर सी बात है ब्राह्मण वगैरह, इन्हीं को सबसे पहले ये अधिकार था कि वो वेद वगैरह का ज्ञान लेंगे, या वैदिक ज्ञान को अर्जन करने का अधिकार उनको या उनके परिवार में से ही उनके बच्चों को होता था। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो वेद समाज था वो बेसिकली ब्राह्मण समाज से या उनके विचारों से प्रेरित था। ठीक है, तो वेद समाज में जो वेद वगैरह का ज्ञान लेते थे यानी कि ब्राह्मण, तो उन्हीं से ये विचार, उन्हीं के विचारों से वेद समाज हमारा प्रेरित हुआ करता था। ठीक है, इसका 1-2 कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है। बंगाल में ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म है, ठीक है, बंगाल में ब्रह्म समाज एक ईश्वर में रहा विश्वास था। ठीक है, बंगाल में जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, सॉरी यहाँ पे एक ईश्वर ये अलग पॉइंट है क्योंकि स्टार मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे पहले तो ये ध्यान रखना कि वेद समाज की स्थापना या उसके विचारों, जो वेद समाज है किसके विचारों से प्रसिद्ध या प्रेरित रहे? जो भी वेद वगैरह के समाज थे, वैदिक ज्ञान वगैरह अर्जन करने वाले के समाज थे, उनके जो विचार थे वो ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। ठीक है, दूसरा क्या है, बंगाल में ब्रह्म समाज है। ठीक है, ये आई थिंक 7th या 8th की हिस्ट्री की बुक में है, एक कॉलम में बनाया हुआ है। ठीक है, तो बंगाल में ब्रह्म समाज है, एक ईश्वर में रहा विश्वास था। तो ब्रह्म समाज क्या होता था कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखेंगे, ये अनेकों ईश्वर में नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि तुम जिनको मान रहे हो पहले उनको तो सही से मान लो, बाद की तो आप सोचना कोई बुरी बात नहीं है कि आप सबको मानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिनके लिए हो पहले उनको भी तो मानो, उनके साथ रख के बाकी को मानो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए इनका मानना था कि ब्रह्म समाज का कि वो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, एक ईश्वर को मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जातिवाद को ख़त्म करने और विधवा विवाह व महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इसको आगे भी कराऊंगा। ठीक है, या तो मैं अपने नोट्स जो NCERT के वो, या तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ ये क्वेश्चन, या तो फिर मैं वहाँ से उठा के करा दूँगा, इसी में होंगे आगे सीरीज़ जो होंगी उसमें आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वेद समाज किनके विचार से, वेद को कौन पढ़ता था? ब्राह्मण वगैरह। तो ब्रह्म समाज से ही, ब्रह्म समाज जो ब्रह्म समाज है वो हमारे वेद समाज को चलाता था, यानी कि वेद समाज के लोग, जो वेद समाज के लोग थे, वैदिक ज्ञान वगैरह लेते थे, वो ब्रह्मचारी, ब्राह्मण जीवन ऐसे व्यतीत करने वाले, ब्राह्मणों से या ब्रह्म से ठीक है, ब्रह्म से या उनके विचारों से प्रेरित था। ब्रह्म मतलब जैसे हम ब्रह्मा को भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, एक समाज की बात हो रही है फ़िलहाल, और बोला कि ये एक समाज, ये एक प्रकार की जो संस्था ही शुरू हो गई ब्रह्म समाज की। ठीक है, तो ये बंगाल में है। दूसरा क्या था कि इनकी एक खास बात थी कि ब्रह्म समाज के लोग एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, पहले इनका मानना था कि हम जिनको मानते पहले उनको तो सही से मान लें, हम उनको मानते नहीं और 4 चीज़ों में हम अपनी विश्वास आस्था रखते हैं और अपनी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। आप अपने साथ में बाकी को मानोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इनका मानना था कि पहले अपने में विश्वास करेंगे, देन उसके बाद तो हम करेंगे ही। ठीक है, क्योंकि समाज का भला करना था ना, और भला करना था तो उसका एक और पॉइंट आ गया समाज के भले के लिए, ये कि इन्होंने जातिवाद को ख़त्म करना चाहा ब्रह्म समाज ने। ठीक है, ब्रह्म समाज ने क्या करा, जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश करी पूरी जगह, जहाँ पे ये जा सकते थे वहाँ से। ठीक है, तो ब्रह्म समाज ने जातिवाद को ख़त्म करना चाहा। जो विधवाएं थी उनका दोबारा पुनर्विवाह कह सकते हो कि विधवा विवाह यानी कि पुनर्विवाह होने की जो चीज़ें थी उनको शुरू किया इन्होंने, कि ताकि वो अपने जीवन को बेहतर जी सके। ठीक है, वह महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया, जैसे कि
आपने देखा होगा कि पंडित रमाबाई जी थी, जो उन्होंने बताया कि ऊंची जाति की महिलाओं को शिक्षा देना, घर से बाहर आना जाना या बातचीत करना या अपने विचारों को प्रकट करने की अनुमति नहीं थी। बेसिकली उन्होंने जो ऊंची जाति की महिला उनके लिए बात रखी पंडित रमाबाई जी ने, ठीक है। तो पूना में उन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना भी करी। पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी करी। तो ऐसे ब्रह्म समाज थे, उन्होंने भी जो महिलाएं थी उनके लिए काम किया। पहले तो जातिवाद को ख़त्म किया। उनका मानना था कि जातिवाद जब तक समाज में मनुष्य के हृदय में बसा रहेगा, उसके दिमाग में जाति को लेकर के चीज़ें रहेंगी, तब तक वो समाज से या समाज उससे जुड़ नहीं पाएगा और ना उसका जीवन चल पाएगा ना सामने वाले का, ठीक है। क्योंकि ये सारी ऐसी रूढ़िता थी जो समाज को कहीं ना कहीं बिखेरे रखती थी, अलग रखती थी, ठीक है। तो ना हम किसी से मदद मांग सकते, ना कोई हमारी मदद करेगा, कभी हमें भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी। किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो ये सबसे बेहतर क्वेश्चन मुझे लगता है जब मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी में जाके पढूँ या वहाँ से लिख कर के यहाँ पे जब मैं बार बार इसको देखता हूँ या पढ़ता हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगता है कि इसको थोड़ा अच्छा तरीके से बताया है यहाँ पे। किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है या शामिल है? निहित मतलब शामिल है। तो कौन से अधिकार में हमारे पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण? तो ये अधिकार हमारा आर्टिकल 21 यानी कि आपका जीवन जीने का अधिकार। देखो, स्वस्थ पर्यावरण का की जगह आपको जीवन का अधिकार भी दे तो आर्टिकल 21 सोच लेना, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण अगर प्रदूषित होगा तो आप जी थोड़ी पाओगे, है ना। आपकी जो सांस वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी अभी मतलब वो परेशानियाँ उत्पन्न करेगी, तो उससे हमारा जो जीवन है वो नहीं सही हो पाएगा। इवन जो नवजात शिशु होंगे उनके दम घुटने के चांसेस या उनके जो जीवन में जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। तो स्वस्थ पर्यावरण यानी कि जीवन जीने का, इसको हम जीवन जीने के अधिकार से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्वस्थ पर्यावरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे लगा देना और घूमते रहना, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों के अलावा उसकी देख रेख करना, उसमें जो जीव जंतु प्राणी या हम मनुष्य खुद जीवित है तो उसके लिए भी वो ज़रूरी है स्वस्थ पर्यावरण। अभी मैंने बताया ना कि अगर स्वस्थ पर्यावरण नहीं होगा तो उसमें बीमारियां, परेशानियां, प्रदूषण फैलता रहेगा, और उससे जो नवजात शिशु हैं तो हमारे उससे जो नए जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है अगर ऐसा होगा तो, है ना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हमें अपना देखना, हमें अपना नहीं देखना चाहिए, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है कि हम अपने लिए पेड़ काट देते हैं कि क्या कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। पर वो ऐसा नहीं है। उस पेड़ से आपको लगता है कि आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है किसी जीव जंतु को या आपके पर्यावरण को फ़ायदा मिलता है। तो वो एक तरह से स्वास्थ्य यानी कि जीवन जीने के अधिकार से आप जोड़ोगे, ठीक है। आर्टिकल 21। शिवाजी का संरक्षक किसे माना गया? अब शिवाजी के संरक्षक कौन थे? वीर शिवाजी को के उनके बॉडीगार्ड जैसे हम कहते हैं ना, तो संरक्षक कौन थे, उनकी रक्षा कौन कर रहे थे शिवाजी की? दादाजी कोंडदेव, ठीक है, दादाजी कोंडदेव, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका कि 1630 में जन्म हुआ शिवाजी का, ठीक है। शिवनेरी किले में जन्म लिया इन्होंने। शिवाजी का जन्म शिवनेरी, नाम शिवा पड़ गया, हो सकता है शिवनेरी नाम के किले में जन्म लिया, इसलिए उनके किले के नाम के आधार पे कुछ इनका नाम रख दिया। शिवनेरी में जन्म हुआ इसलिए शिवा नाम रख दिया हमने, ठीक है। 1660 में इनका जन्म हुआ। अब है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? ये बहुत ही विरोधात्मक चीज़ों को रोकने के लिए ही मतलब शुरू किया गया, इस चीज़ को लाया गया समाज में कि बाल विवाह निषेध मतलब रोकथाम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में पारित हुआ। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि बाल विवाह कब आया। ये बाल विवाह निषेध यानी इसको रोकने के लिए जो अधिनियम है वो कब शुरू किया गया समाज में? 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए शुरुआत की गई, 1929 में, ठीक है। 29 तारीख को आपका जन्म दिन भी हो सकता है, ठीक है, या 19 तारीख को आपकी जन्म हो सकती है, 29 तारीख को हो सकता है,
आपका नहीं हो सकता, आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड का, किसी का भी हो सकता है, किसी न किसी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में। दूसरा है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष लड़के और 16 वर्ष लड़की की आयु थी, तब ये जब 1929 में ये इसको रोकथाम की बात चली, ठीक है, तो इसको रोकने के अंतर्गत तब उस समय में 18 वर्ष थी लड़के की आयु, कि लड़का 18 वर्ष का हो जाए तो वो विवाह योग्य माना जा सकता है, और लड़की 16 वर्षीय। लेकिन इसको आज 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दिया गया, कि इनका मानना है कि जो लड़के कम से कम लड़के की आयु 21 वर्ष हो ज़्यादा बेहतर है, और लड़की 18 हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो विवाह के उपरांत जो समस्याएं होती थी वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी महिलाओं को, विशेषकर। पुरुषों का क्या है, वो तो चल पड़ते हैं अपनी मस्ती में, लेकिन जो दुविधाएं, परेशानी, दिक्कतें थी वो महिलाओं को फेस करनी पड़ती थी, और वो चीज़ें सरकार को दिख रही थी, समाज को दिख रही थी। तो समाज के जो अच्छे लोग थे उन्होंने इस चीज़ को रोकना चाहा। अगर उनसे भी नहीं रुक पाया तो उन्होंने सरकार की मदद ली कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, या इससे बच्चा और जो माँ है उन दोनों को नुकसान हो रहा है, खतरा हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए आयु बाद में बढ़ा दी गई, 21 साल कर दी गई लड़के की और 18 साल लड़की की कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है? बायोगैस आपने देखा है? बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण रूप है, मतलब किससे बनाया जाता है, किसको मिश्रित किया जाता है, शामिल किया जाता है बायोगैस के लिए? तो बायोगैस आपने जैसे राजस्थान वगैरह है वहाँ पे देखा होगा। और ये बाल विवाह की जो हमने बात पढ़ी अभी, कब आया था ये अधिनियम? 1929 में। कब आया था? 1929 में, ठीक है। और तब लड़के की और लड़की की क्या उम्र थी? लड़के की उम्र थी 18, लड़की की 16, लेकिन बाद में बढ़ा करके लड़के की आयु 21 कर दी और लड़की की आयु 18 कर दी, ठीक है। फिर बायोगैस जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में संसाधनों का बहुत बखूबी इस्तेमाल भी करना जानते हैं वो लोग, ठीक है। और उत्तराखंड वगैरह है, ठीक है, हिली एरियाज़ है या थोड़ी सी पहाड़ी साइड पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का बखूबी इस्तेमाल होता है बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। तो बायोगैस यानी कि जिसमें हम सारी चीज़ों को मिला करके एक गैस के समान, जैसे आप गैस चूल्हे पे खाना बनाते हो ना, तो वैसी जो गैस होती है वो निर्मित की जाती है बायोगैस की, ठीक है। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है, यानी कि इसमें कौन सी गैसें शामिल होती है? बायोगैस में एक मीथेन होती है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों ही बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर ये कोई व्यक्ति सूंघ ले तो वो समझो उसका हो जाएगा काम, ठीक है। तो मीथेन जो कि बहुत हानिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बायोगैस द्वारा निर्मित होती है। बायोगैस जब इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो उसमें मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हम लोग ने जयपुर गए थे तो मेवाड़ वगैरह ज़िला है जयपुर में, सॉरी उदयपुर गए थे, हाँ सॉरी उदयपुर गए थे। तो उदयपुर में मेवाड़ ज़िले में जब हम विज़िट के लिए गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि बायोगैस का बखूबी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है कि उन्होंने डायरेक्टली उस बायोगैस से अपनी पाइप कनेक्ट करी थी और चूल्हा बना रखा था मिट्टी वाला, उसी में वो पाइप कनेक्ट कर रखी थी ताकि खाना बना सके, ठीक है। तो इसमें हानिकारक गैसें होती हैं। बायोगैस में कौन सी गैसें होती हैं जो हानिकारक होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है या कितने वर्ष तक का होता है? तो 5 वर्ष के लिए कम से कम ग्राम पंचायत हमारी होती है। इसकी दूसरी बात क्या है, कमतर उम्र या न्यूनतम उम्र कह सकते हो कि अगर कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए? 21 साल, ठीक है। अब तो फॉर्म भी निकलने लगे ग्राम पंचायत वगैरह के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कम से कम न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम के व्यक्ति को ग्राम पंचायत का पद या ओहदा नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट बात क्या है, 23 या 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज में इसको जोड़ा गया। इसका जिक्र अगर बहुत अच्छे से देखना है 73वें और 74वें संशोधन के बारे में तो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक चेक कर सकते हो आप,
क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में 73वें संशोधन को अच्छे से समझाया हुआ है और 74वें संशोधन को भी बहुत बखूबी समझाया है, क्लास 11th की NCERT पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो उसमें देख लेना 73वें संशोधन और 74वें संशोधन और 1992 और 93 या 1991-92 का जो संशोधन है वो समझाया और दिखाया गया है, ठीक है। आप वहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयालय उरियूर, ठीक है, विजयालय या उरियूर के चोलों के परिवार के थे। सॉरी, यहाँ पे मैंने किसके अधीन थे, हाँ यहाँ पे किसके अधीन थे, यानी कि जो विजयालय और उरियूर के चोलों के परिवार के थे जो किसके अधीन थे। तो ये विजयालय और उरियूर किसके अधीन हुए, ऐसे आप इसको अगर नहीं भी करना है तो इसको छोड़ दो, इसको ध्यान दे लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। विजयालय और उरियूर किसके अधीन थे, यानी कि किसने इनको अपने कब्जे में रखा, विजयालय को और उरियूर को। तो ये अधीन थे पल्लव के। पल्लव देखो, पल्लवों ने पल्लों में बांध के रख लिया, ठीक है। तो ऐसे अधीन से ध्यान रख लेना कि अधीन मतलब किसके नियंत्रण में थे। तो भैया पल्लव आए अपने पल्ला लेकर के और उन्होंने पल्लों में बांध लिया और गांठ लगा ली उन पे, ठीक है। तो विजयालय और उरियूर किसके अधीन थे, पल्लों के, पल्लों में बांध लिया, पल्लों में बंध गए थे, अधीन हो गए थे, कब्जे में आ गए थे, पल्लों में आ गए थे पल्लवों द्वारा, ऐसे याद रख सकते हो। विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है। तो ये ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी अफ्रीका में या सबसे गर्म मरुस्थल अफ्रीका में, यह एकमात्र दूसरा बड़ा महाद्वीप है। गाइज़ ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है क्लास 6th और 7th की बुक में। आप जब जाओगे तो वहाँ पे जो 4 से 5 महाद्वीप है ना, उन महाद्वीपों की अलग अलग विशेष बातें बताइए कि किस महाद्वीप में कौन सी ऐसी महाद्वीप है जिसमें से एक रेखा तीनों हिस्सों को काटती है या तीनों हिस्से से गुजरती है, ऐसे मतलब इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से बहुत बखूबी बताया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है ये एकमात्र दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप सबसे बड़ा है जहाँ पे लंबी नदी और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी स्थित है अफ्रीका। इसकी अगली बात क्या है, अब देखो यहाँ पे बता दिया, मैं जो बता रहा था वो शायद यहीं पे आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया बताते हुए, पर मेरे मुंह से एकदम देखो निकल भी गया वही बात। अफ्रीका जो 3 रेखाओं से जुड़ा हुआ है, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा। अफ्रीका यानी कि जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और 3 रेखाओं से घिरा हुआ है। 3 रेखाओं से क्या है, जुड़ा हुआ है। कौन है, अफ्रीका, जो दूसरे नंबर का है सबसे बड़ा महाद्वीप, जो 3 रेखाओं से जुड़ा हुआ है। 3 रेखा आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है। आप ऐसे डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम में देखोगे तो एक कर्क रेखा बनी, एक मकर रेखा बनी और एक भूमध्य रेखा। तो बताया कि जो अफ्रीका दूसरे नंबर का महाद्वीप है वो कर्क रेखा से भी जुड़ा हुआ है, भूमध्य रेखा से भी जुड़ा हुआ है और मकर रेखा से भी। कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे है। अब देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो, कर्क रेखा ऊपर है और मकर रेखा, कन्फ्यूज़न ना हो तो देखो मकर मर, ठीक है, मकर मर, तो मर गई, अब वो नीचे गिर गई। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो मकर रेखा है, मकर मर ऐसे बोल दिया हमने, तो वो यानी कि मर गई, नीचे गिर गई। तो ऐसे समझने के लिए बस बता रहा हूँ गाइज़, बाकी आप अदरवाइज़ मत अलग तरीके से समझने की ज़्यादा कोशिश करना, मैं समझाने के लिए, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करो और भूले ना, ठीक है। तो मकर रेखा यानी कि मकर मर गई और वो नीचे गिर गई, तो मकर रेखा नीचे होती है और कर्क रेखा ऊपर होती है, ठीक है, और भूमध्य रेखा बीच में होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये एकमात्र ऐसा अफ्रीका महाद्वीप है जो 3 रेखाओं को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि को डैश में रोका कहा जाता है। स्थानांतरण मतलब एक से दूसरे स्थान पर आप करते हो, तो इसे कर्तन एवं दहन भी कहते हो। कर्तन मतलब आप काटते हो और फिर दहन कर देते हो, यानी इसको वहीं पे जला के राख बना के छोड़ देते हो ताकि वो और उपजाऊ मिट्टी बन जाए, ताकि आपकी जगह कोई वहाँ, जब आप वहाँ से पलायन करोगे, ठीक है, अपने आप को स्थानांतरित करोगे, तो वहाँ पे आपके बाद जो व्यक्ति आएगा उसको वो उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, ठीक है। कर्तन मतलब कटाई का काम और दहन मतलब जो ऊखड़ वगैरह बच जाती है या उसकी जो बची कुछ जो अनवांटेड पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स के जो बच जाते हैं,
ठीक है। तो उनको वापस जला देते हैं और उसकी राख से उसकी मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। तो स्थानांतरणशील कृषि को कि मतलब स्थानांतरण मतलब एक से दूसरी जगह करने वाली खेती। तो आप एक से दूसरी जगह जब करते हो तो एक जगह जब करते हो तो उसको काटने खाने के बाद उसको जला देते हो, ताकि वहाँ की जो राख होगी वो हमारे बाद जो भी वहाँ पे आएगा उसके लिए वो उपजाऊ मिट्टी मिलेगी और वो अच्छे से उगा और खा पाएगा, है ना। तो कर्तन काटने का और दहन मतलब बचे कुछ हिस्से को जला के उपजाऊ बना देना वहाँ की मिट्टी को, ठीक है। ऐसा होता था ना, घरों में आपके आसपास राख वगैरह लोग जलाते थे, है ना, वही चीज़। तो स्थानांतरण कृषि को और क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि को रोका भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आंसर है, स्थानांतरण कृषि को डैश में रोका कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे स्थानांतरण कृषि को रोका कहा जाता है, लेकिन रोका कहाँ जाता है ये ध्यान रखना है। तो रोका ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में। रोका कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में। आप ब्राज़ील जाना, रोका हो जाएगा आपका, ठीक है, शादी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ब्राज़ील जाओ, शादी हो जाएगी, रोका हो जाएगा, ठीक है। तो स्थानांतरण कृषि को ब्राज़ील में ही रोका कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? रोका। आपकी शादी हो जाएगी वहाँ, मत जाना, नहीं तो अगर जल्दी इरादा है शादी का तो आप ब्राज़ील फुर्र हो जाओ, रोका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब क्वेश्चन, सबसे बड़ा केवल डेजर्ट। केवल डेजर्ट अभी ये है क्या, अब इसके बारे में देखते हैं। मेक्सिको में स्थानांतरणशील, स्थानांतरण मतलब एक से दूसरे स्थान पे जा के खेती करना। जब आप एक स्थान पर मौसम के दौरान आप इस स्थान पर आए तो यहाँ पे खेती करोगे, और जब मौसम जैसे जैसे जाएगा आप वहाँ से सारा सामान ले करके खेती से जो आपको मिलेगा प्राकृतिक रूप से उसको रख लोगे, खा लोगे जितना खाना है, और जितना रखना है अपने आगे के लिए वो रख लोगे। फिर आप उसके बचे कुछ हिस्से को ना जला दोगे वहाँ पे, ताकि वो मिट्टी को उपजाऊ बना दे, और जो हमारे बाद उस जगह पे आएगा उसको वो फ़ायदा मिलेगा। तो ये लोग इतने अच्छे होते थे, ठीक है। तो मेक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा कहा जाता है। अब देखो मिल्पा, मेक्सिको, मेक्सिको में मिलेंगे, मेक्सिको म से मेक्सिको, म से मिल्पा, ठीक है। तो मेक्सिको में खेती को क्या, कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। जो स्थानांतरणशील कृषि होती है एक से दूसरी जगह घूम घूम के करने वाली। ब्राज़ील में जाओगे तो रोका हो जाएगा, शादी हो जाएगी। मेक्सिको म से शुरू होगा और म से मिल गया, ठीक है, मेक्सिको मिल गया, ऐसे याद रख सकते हो। मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। अब मलेशिया में, मलेशिया है भैया, मलेशिया जाएंगे तो लदांग, ठीक है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती कहा जाता है, झूम कर, ठीक है। हमारे भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही झूमते हैं, तो इसलिए भारत के शब्द आए कि उत्तर भारत में या पूर्वोत्तर भारत में आए, तो भारत के लोग तो भैया काफ़ी झूमते हैं, मस्ती में रहते हैं, तो झूम की खेती, तो ये झूम खेती ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तमिल शब्द जो तीन राजा कौन कौन से तमिल में? चोल राजा, च से चोल, च से चेर और प से पांडे, चोल, चेर और पांडे, ठीक है। देखो दो नाम तो एक सेम साउंड से, च और च से, ठीक है। चोल चेर, ठीक है, चोल न चेर, ठीक है, चोल चेर कैसे भी याद रख सकते हो। चोल, चेर और पांडे ये तीनों एक कैसे राजवंश से संबंधित है? एक तमिल शब्द है, बेसिकली ये तमिल शब्द है, ठीक है। चोल, चेर और पांडे जो कि बेसिकली राजवंश को संबंधित है, दक्षिण भारत के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था। तो ये कौन से बोला ना, एक तमिल शब्द जो तीन अलग अलग राजवंश कौन थी? चोल राजवंश, चेर राजवंश और पांडे राजवंश, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था। तो इन तीनों राजवंशों के लिए तमिल में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? तो उसका तमिल शब्द है मूवेंदार, ठीक है। तमिल शब्द क्या है? मूवेंदार। मूवेंदार का मतलब है तीन राजा कौन कौन से? चोल राजा, चेर राजा और पांडे राजा, ठीक है। तमिल में चोल, चेर, पांडे इन सभी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, जो कि एक बहुत शक्तिशाली किसान वगैरह भी रहे होंगे, ठीक है, अभी, ठीक है। तो चोल, चेर और पांडे ये तीन तमिल के
राजवंश हैं। देखो चोल नाम या चेर नाम या पांड्या तो फिर भी चलो समझ में आता है, लेकिन चोल चेर ये आपको अपने यहाँ आसपास ऐसे कोई राजवंश नहीं सुनाई पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाना कि आसपास आपके नहीं है, तो दक्षिण भारत में साउथ में ऐसे नाम हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना कि दक्षिण भारत में जो चोल चेर और पांड्य 3 तरह के राजवंश थे, इन 3 राजवंशों के लिए एक मेन शब्द मूवेंद्रम इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मूवेंद्रम का मतलब होता है 3 राजा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे डायरेक्टली ये चोल चेर ना दे करके ऐसे पूछ लेगा कि तमिल शब्दों में जो 3 राजवंश हैं दक्षिण भारत में, उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया। आप चोल चेर नहीं दिएगा तो ध्यान रखना कि 3 राजा के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया दक्षिण भारत में, मूवेंदार। ठीक है, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए ज़रूर, समझने की कोशिश करिए ज़रूर। ठीक है, तो हम बाकी बाद में मिलेंगे, अभी हमने ये कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू, बाय।